सर लॉन्च कर रहे हैं आपको एज एन एक्टर। ओके स्टार्ट। हाय सर, गुड टू सी यू। Nice to see you too. वार्म वेलकम सर। अब मैं आपको ही वेलकम कर रहा हूँ आपके घर में। सो व्हाट आई फील सर, पूरा कश्मीरी फील। आपके कौन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं? ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है हाँ। जो was प्राइम मिनिस्टर इन पटियाला बहुत साल अच्छा। रहे। हाँ हाँ पटियाला में, अलवर में, हाँ हाँ। कश्मीर में भी रहे। अच्छा। ये उनके फादर हैं, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ओके। जो फ्रंटियर प्रोविंसेस में थे। दया किशन कौल जी नाम है दया इनका? किशन कौल जी ये थे। हाँ हाँ। ये सूरज कौल है, ये फ्रंटियर NWFP में थे ओके पहले। ओके ओके। और ये पेंटिंग जो है ये एक कश्मीरी आर्टिस्ट की है। तो 2.5 महीने तो हमारे कश्मीर में बीतते थे। कभी कभी अक्टूबर में भी जाते थे, कॉलेज में भी वही रहा। और जब मैं लॉयर बन गया था तो भी मैं पहले दिन छुट्टी पे निकल जाता था अपना। अच्छा वेकेशंस में तो 1 महीना रहता था, फिर अक्टूबर में चले गए। ये 2 ही पीरियड थे जब मेरे को मौका हुआ वहाँ रहने का। बट मेरा पर्सनल फेवरेट अगर आज आप पूछें तो आई थिंक जो मार्च का सीजन है, जब शगुफा आता है वहाँ पर, फ्लावर्स आते हैं। हाँ। और अक्टूबर जब फॉल सीजन आता है, आई वन ऑफ द बेस्ट। लोग कहते हैं जी अमेरिका में फॉल सीजन है या जापान के फॉल सीजन लोग देखने जाते हैं। जो चिनार ऑन फ्लेम, जो रेड चिनार अक्टूबर में होता है, और वहाँ पर देयर आर गार्डन, आमंड गार्डन हैं। आमंड गार्डन आर लाइक द चेरी ब्लॉसम्स ऑफ जापान, जिसके लिए लोग देखने जाते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्लेस। Chennai was different. Chennai was a learning experience for me because society is different, place is different. So I got the advantage to live in a place where I learnt about another society. Okay. पंजाब हरियाणा cultural wise दिल्ली से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। सेम ही है। But Chandigarh to live with, I think is a wonderful city. Don't you think that is quite boring and sort of a pensioner's paradise? Only ये some view दिल्ली देते हैं, मुझे नहीं ऐसा लगा। एक तो लोग जो हैं warm हैं बड़े और easily interactable हैं। I had a wonderful 14 महीने बिताए मैंने चंडीगढ़ में। I had a wonderful time. Okay. और सर आप हरियाणा में कौन सी सिटीज में गए? मैं अलग-अलग छोटी-छोटी जगहों पे सब जगह गया। जहाँ था अंबाला। अंबाला इज क्लोज टू चंडीगढ़। हाँ। उसके अलावा एग्जैक्ट मैं नहीं इस वक्त रिकलेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन जहाँ भी हरियाणा में गए मैं, जहाँ जहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस खुलते गए, हम वहाँ जाते थे। ओके। पर सर हरियाणा में तो अपने खुद के रूल रेगुलेशन है खाप पंचायतों के। वहाँ पे देखिए ये एक प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कल्चरली ये प्रेवलेंट है खाप पंचायत, बट एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम तो नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस खाप पंचायत की जो आती है वो ये आती है कि जहाँ पर एक नई पीढ़ी बढ़ रही है, उनकी एक्सेप्टेंस ऑफ ए मेल फीमेल रिलेशनशिप उनको प्रॉब्लम देता है। लेकिन ये एक डेवलपिंग सोसाइटी का पार्ट है। एज सोसाइटी इवॉल्व होती है, बढ़ती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं। लोग काम के लिए जाते हैं, औरतें काम करती हैं, मर्द काम करते हैं। तो ये तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है मेरे हिसाब से इस चीज़ का। आप ये भी तो देखिए कि हरियाणा में एथलीट्स वगैरह कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं आज के दिन। हाँ। वो लेडीज ही जा रही है ना। हाँ। तो आप लेडीज को जाने देंगे तो वो अपना डिसीजन भी खुद लेना सीखेंगी ना। देखिए विमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन एंड फाइनेंसेस 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एम्प्लॉयबिलिटी आफ्टर दैट। तो जहाँ विमेन की एजुकेशन होगी, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी होगी, वहाँ पर उनकी अपनी ओपिनियन मेकिंग भी खुद आएगी। ये तो एक ग्रोथ सिस्टम का प्रॉब्लम है। और आप हरियाणा को कहते हैं, सिर्फ हरियाणा को क्यों कहें हम, बाकी देश में भी आप देखिए तो एपिसोड जो होते हैं, बहुत जगह ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं जहाँ इट्स ए नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बाय द प्रीवियस जनरेशंस ऑफ द न्यू कल्चर। उस न्यू कल्चर में आप कहिए कुछ गलती है या सही है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें एक चीज़ तो है कि लोगों को अपना डिसीजन लेना आता है। और कहीं ना कहीं अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम को अगर ब्रेक आना है तो इंटर कम्युनिटी, इंटर कास्ट मैरिजेस में ही जब वो कास्ट की सिग्निफिकेंस कम होगी
तभी मेरे ख्याल से इन टाइम्स टू कम वो दिस कास्ट ओरिएंटेशन कम होगी. Okay, okay, okay. So it is I think it is to be accepted. I know people, I know judges say Tamil Nadu is a very conservative place. There are judges from Brahmin community who married into OBC community. Reverse भी हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है. हम लोग जो चीज एज ए सोसाइटी जो चीज ठीक नहीं होती है ना, उसको तो हम बड़ा प्रोमिनेंस देते हैं. जो ठीक हो वो न्यूज नहीं होती है, उसको इसलिए उसको कोई देखता नहीं है कि भाई क्या अच्छा हो रहा है वो भी एक पार्ट है, कुछ नहीं अच्छा है वो भी एक पार्ट है. आप अखबार उठा के देख लीजिए रोज, तो एक फ्रंट पेज तो नेगेटिव न्यूज से भरा होता है. ऐसा तो नहीं हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, ये तो है, बहुत कुछ हो रहा है. डिफरेंट व्यूज हैं. देखिए इस पूरे एरिया में कितनी डेमोक्रेसीज प्रिवेल करती हैं और रही हैं. हमारा कंट्री में एक डेमोक्रेसी है. कभी कोई कहेगा ये उतनी लिबरल नहीं है, ये उतनी लिबरल होनी चाहिए, या मिसेस गांधी के टाइम नहीं थी, आज नहीं थी. फैक्ट इज इससे ज्यादा और कहाँ होता है कि आप अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करें. किसी ने रोका आज तक एक्सप्रेस करना अपनी ओपिनियन? सब करते हैं. उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट का भी रोल आता है, मैं मानता हूँ. कोर्ट इंटरवीन करता है, कोर्ट को एक्टिवली इंटरवीन करना भी पड़ता है और करना चाहिए. ये भी है मेरे साथ. सर मिसेस गांधी से याद आया, कोई एडवोकेट मेरे को बता रहे थे मिसेस गांधी आपकी सगाई में भी आई थी और आई थिंक 2.5 घंटे रही थी. नहीं, मेरी सगाई में आई थी वो, क्योंकि हमारे परिवार का ताल्लुकात थे. मेरी शादी पे वाजपेयी जी भी आए थे. अच्छा. तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था उसमें, क्योंकि मेरी फैमिली राजनीति में नहीं थी कभी भी, और उनका इंटरेक्शन रहता था सबसे. खासतौर से मिसेस गांधी का ये था कि वो अक्सर जो नॉन पॉलिटिशियन थे उनसे भी इनपुट्स लेते थे. और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बातचीत कश्मीर पे ही हो जाती थी. वो कभी 6 महीने 8 महीने बाद बुला के उनसे एक पर्सन हु इज कनेक्टेड टू दैट स्टेट उसकी ओपिनियन लेना, एंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये भी जरूरी था. मैं समझता हूँ कि राजनीति में इम्पोर्टेंट है. जब राजनीति अपने आप को क्लोज कर देती है तो ओपिनियन मेकिंग में तो गलतियां ज्यादा होती. इमरजेंसी का यही प्रॉब्लम था कि इंफॉर्मेशन फ्लो बंद हो गया था. यही था ना, एक इको चैम्बर हो गया. तो एक इंफॉर्मेशन फ्लो बंद हो जाए तो आपको एक ही तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है. तो राजनीति के लिए ये जरूरी है, मैं समझता हूँ, कि कॉमन मैन के परसेप्शंस क्या हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति को जाए. और जुडिशरी का अपनी रोल है, राजनीति का अपना रोल है. बहुत सारे राजनीतिक कई बार कहते हैं जुडिशरी की इंटरफेरेंस होती है. जुडिशरी का काम ये है, जुडिशरी का काम है एक चेक एंड बैलेंस रखना किसी भी सोसाइटी में. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई. देखिए डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में अलग अलग तरह से होता था. हम एक नेशन डेमोक्रेसी थी जिसमें सबको वोटिंग राइट मिला इक्वल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन. ये एक शुरू में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड ऑल आवर लीडर्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री जहाँ पर 200 साल अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुगल राज था. डेमोक्रेसी इटसेल्फ प्रेवलेंट नहीं थी, तो एक न्यू सिस्टम को, लिबरल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा वक्त लगता है. सो वी आर वन ऑफ द कंट्रीज वेयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड. Country like Switzerland gave women rights to vote in 1970, if I'm not wrong. Oh my God. और आप देश में देखिए हमारे शुरू से था, पर उसमें सिस्टम्स हैं. कहीं जगह है कि भाई अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होके ये देखते हैं कि भाई अल्टीमेटली यू मस्ट क्रॉस 50%, तो पीपल रन फॉर मोर देन वंस. कई बार प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशंस हैं. हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोल का सिस्टम था जो भी है. तो मोस्ट गवर्नमेंट्स have ruled with 40% plus votes. There have been exceptions. 71 was an exception. 84 was an exception. 48.12%. वो 50% से कम ही होती है. कम ही हुआ. इसका ये मतलब है कि 50% और लोग शायद आपसे सहमत नहीं है. हाँ, ये भी है. तो ये एक अलग तरीका देखने का. तो जुडिशरी का काम है एक चेक एंड बैलेंस. ओके. तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिन्होंने हमको इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन दी, इस तरह का फर्स्ट पास्ट द पोल रूल दिया, उन्होंने एक जुडिशरी को एक चेक एंड बैलेंस की इंस्टीट्यूशन बना के रखा है. और ये रोल उसका हमेशा रहता है. मैं इतना ही कहूँगा, एक
मेरी कुछ सर्जरी हुई थी, मैं लास्ट ईयर में था अपनी जजशिप की, तो वन ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन केम फॉर अ कर्टसी विजिट, और सरकार में से नहीं थे, दूसरी पार्टी से थे। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई ये आप लोग हमसे नाराज हैं। हमने कहा हमारी नाराजगी नहीं होती, सब यही समझते हैं हम नाराज हैं, क्योंकि हमारा काम चेक एंड बैलेंस का है, और कोई राजनीतिज्ञ को ये पसंद नहीं आता कि उसमें चेक एंड बैलेंस हो। वो समझते हैं हम इलेक्शन जीत के आए हैं, तो हम जो मर्जी चाहें वो ठीक कर रहे हैं, हमें पूरी जनता का मैंडेट है। पर वो जनता का मैंडेट जो होता है वो 45 हो सकता है, 40 हो सकता है, 48 हो सकता है। अगर आप इलेक्शन प्रोसेस स्टेट्स में देखिए, दे हैव बीन चीफ मिनिस्टर्स जो 2% की शिफ्ट वोट में से टोटल लॉस हुआ। आंध्रा में भी यही हुआ था, हरियाणा में हुआ भी। माइनर परसेंटेज ऑफ वोट से सीट प्रोपोर्शन बहुत बढ़ जाता है। तो जिसको आप सीट सक्सेस कहते हो, ह्यूज सक्सेस, वो एक्चुअली 2%, 3%, 4% वोट्स का होता है। तो उस सिनारियो में जुडिशरी का रोल ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हालांकि एक इलेक्टेड बॉडी को फ्री मिलना चाहिए हैंड, और लॉ मेकिंग उनकी होनी चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन सर्टेन एरियाज, उस लॉ की वैलिडिटी, ये तो जुडिशरी के हाथ में ही। ओके सर, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक डिबेट हो रही है कि भी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को प्रियम्बल से हटाना चाहिए। तो वो चीज तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो 1973 के बाद के आनंद भारती केस में के फैसले के बाद हुआ। देखिए ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, प्रियम्बल में इमरजेंसी पीरियड में हुआ। तो एक व्यू ये है, वी मस्ट एक्सेप्ट देयर टू कॉन्ट्रा व्यूज, और होंगी खरीदी। वो कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी पीरियड में हुआ इसलिए हटा दीजिए। दूसरी व्यू है कि ये था या नहीं था, इसकी इंट्रोडक्शन से पहले वर वी अनसेक्युलर? नो, नॉट अनसेक्युलर। नो। डिड वी फॉलो अ सोशलिस्ट फिलॉसफी? वी डिड फॉलो अ सोशलिस्ट फिलॉसफी। इनफैक्ट कई बार इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रिटिसिज्म ये आता है कि शुरू में सोशलिज्म जरूरत थी, बट कहीं ना कहीं जब अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना started going towards a more capitalistic philosophy, हमको जाना चाहिए था। एक डिबेटेबल पॉइंट है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वाज फॉलो अ पाथ विच हम शुरू से फॉलो करा है। आज के दिन इकोनॉमिक फिलॉसफी फर्क है, लेकिन कुछ क्या प्रियम्बल में सोशलिज्म का मेंशन करने से वो फिलॉसफी हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है उस चीज का? मैं समटाइम्स समझता हूँ कि ये अननेसेसरी चीजें आ जाती हैं। वो है कि नहीं है इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, जो हम देश की दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, तो उसको टैकल करें। उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, वो हो या ना हो इससे बाधा नहीं आ रही। इसलिए मैं समझता हूँ कभी कभी देखिए, वी एज ए नेशन हम हर बात पे डिबेट करते हैं, हमारी हर जने की व्यू होती है। आर्गुमेंट सर, वही तो खूबसूरती है हमारी। इंडियन है, हर चीज पे आर्ग्यू करेगा। और जो आज के दिन वर्चुअल मीडिया है और बाकी चीजें हैं, उसकी वजह से भी एक जो रिजल्ट हुआ है, हर जने की एक ओपिनियन होती है। उसको उस बारे में कुछ पता है नहीं पता है, वो ओपिनियन कहेगा, और कई बार ज्यादा फोर्सफुली कह जाएगा, इस भाषा में भी कह जाएगा जो पसंद नहीं आएगी, जो बड़ी हार्श लगेगी। तो समटाइम्स पीपल आस्क, हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं कि भाई ये इसके बारे में क्या व्यू है, दे विल फोर्सफुली आस्क अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशरी, एंड मैं कभी चुप हो जाता हूँ कि भाई मैं आपको क्या समझाऊं, आपको समझ नहीं है इस बात की, लेकिन आप इस बात में घुस रहे हो। अब मैं कुछ कहूंगा फिर आप और घुसोगे किसी और बात में, पर्सपेक्टिव का। ये वही हिसाब है जैसे अभी भी एक डायस्पोरा है, अरे यहाँ तो बहुत छुट्टियां होती हैं। जिसने काम करा उससे पूछिए आप, छुट्टी होती है कि नहीं होती है। जजेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट में चलाना। इट इज द सिस्टम, ओनली सिस्टम विच वर्क्स इन अ ग्लास हाउस। राजनीतिक या ब्यूरोक्रेट ग्लास हाउस में ही काम करता है। जज को 5 घंटे पब्लिक डोमेन में काम करना होता है, बट उस 5 घंटे 5.5 घंटे को चलाने के लिए उसको बाकी दिन तो चाहिए, उसको पूरा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जजेस 9, 9:30, 10 कभी तक काम, हमारा 10 घंटे से ऊपर का डे होता है। और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में तो संडे तो सबसे बिजी डे होता है, क्योंकि मंडे मिसलेनियस डे होता है। तो वीकेंड इज नॉट ए वीकेंड, आप उसमें ऑर्डर्स करेक्ट करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। जो आपको छोटे
गैप्स मिलते हैं, सो कॉल्ड हॉलीडेज, उसमें आप वो जो जजमेंट्स, जो छोटी जजमेंट्स बीच में जिसमें लिखाना है लंबा, वो लिखाते हैं। वेकेशन में लोग बड़ी जजमेंट्स को भी ख़त्म करते हैं। ये ज़रूर है, कुछ रिलैक्सेशन पीरियड भी चाहिए, वो भी जाते हैं। इंटरैक्ट भी करते हैं समटाइम्स इंटरनेशनली विद पीपल, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व करना चाहिए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही चाहता हूँ कि वो कंपैरिजन हो। यूएस सुप्रीम कोर्ट 100 केसेस डिसाइड करता है करीब साल में। सुप्रीम कोर्ट में हर बेंच के मंडे फ्राइडे में 50 केस से ऊपर लगे होते हैं। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? उनको टाइम मिलता है इसलिए कि दे विल थिंक। कंप्यूटर नहीं है, माइंड है। उसको थिंक करने का टाइम होना चाहिए। और जज वही मेरे हिसाब से अच्छा है जो बाकी चीज़ें भी पढ़े, और एरियाज अदर देन लॉ में भी उसकी रीडिंग की रुचि हो। देन ओनली इट्स अ कंप्लीट जज। दिस इज व्हाट समबडी लाइक Falin Nariman, who I respected a lot, used to say कि भाई reading is not only restricted to law, you have to evolve as a judge over a period of time. मैंने सिंगापुर में देखा, वहाँ भी यही है। 12-14 केसेस दिन में होते हैं, उसके बाद उनको गैप मिलता है जजमेंट लिखने के लिए। एक हफ्ता काम करते हैं, एक हफ्ता नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक जज मुझे मिले थे, वहाँ मिला तो बोले वो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो वो तो ब्रिस्बेन में था। तो मैंने कहा फिर आप कहते हैं मैं रहता मेलबर्न में हूँ। तो मैंने कहा हाउ डज इट वर्क? बोले हम 2 हफ्ते बाहर रहता हूँ और 2 हफ्ते में परिवार के पास चला जाता हूँ। अच्छा। तो बोले हम 2 वीक्स वर्क करते हैं, 2 वीक्स हमें मिलते हैं फिर जजमेंट राइटिंग के लिए, बाकी काम करने के लिए। ओके। देन अगेन वी कम बैक। सो इफ वी लुक एट वर्ल्ड, हर इंस्टीट्यूशन, हर चीज एक तरीके से काम करती है। जुडिशरी एक पर्टिकुलर तरीके से काम करती है, और वो जुडिशरी वाला ही समझ पाता है। वही पोजीशन इंडिया में है। मैंने अपने संग बहुत सारे लॉ क्लर्क्स रखे, लॉ स्टूडेंट्स आते थे, मैं मना नहीं करता था। लास्ट 6 मंथ्स में तो मेरे ख्याल से मेरे पास जगह थी, एक बार 8-10 स्टूडेंट्स बैठते थे। एक पर्पस था उसका। पर्पस ये भी नहीं था, शायद मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाता था, लेकिन एक जो लीगल प्रोफेशन में लोग जा रहे हैं वो आके देखेंगे हम काम कैसे करते हैं। आपको उधर से दिखता है, आप इधर से भी तो देखिए ना। So in a way they would be ambassadors to see and tell other people how a judge works, what is the timing. तो ये बड़ा आसान है कहना कि आपकी तो छुट्टियां होती रहती हैं, हमारे उसमें छुट्टियां नहीं होती हैं। एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है ना कि भाई डिपेंडेंसी ऑफ केसेस इतने हैं, हम कर रहे हैं इसीलिए एरियाज बढ़ रहे हैं। एरियाज इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, एरियाज बढ़ रहे हैं इसलिए कि आपके पास इनफ जजेस नहीं है। आप जजेस अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। ठीक, जिनको अपॉइंट करते हैं उनको अपॉइंटमेंट आती नहीं है, वो एक चीज है। दूसरी सवाल ये उठता है कि भाई आप इतनी वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन किसी देश में नहीं होती है, आबादी का सवाल है। ऑल्सो कितनी लिटिगेशन कोर्ट से एक्सपेक्टेड है खत्म करनी। सिविल राइट कंट्रीज अलग हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज अलग हैं। मोस्ट प्लेसेस में एडीआर, ऑल्टरनेटिव मेथड्स वगैरह यूज करके उसका एक प्रेशर कम करा गया है। जैसे एक बाईपास हार्ट को करते हैं, दिस इज अ मेथड ऑफ बाईपासिंग इट। हर चीज कोर्ट में न जाए। फिर सरकार हिंदुस्तान में द बिगेस्ट लिटिगेंट, पब्लिक सेक्टर एंड कोर्ट्स में आप ये देखिए कि 50% ज्यादा सरकार की लिटिगेशन होती है। तो और कंट्रीज में ये नहीं है। अगर आप ऑल इंडियन रिपोर्ट उठाएंगे, कितने सिटी सिविल बरो या सिटी काउंसिल के खिलाफ केसेस होंगे। हर हाई कोर्ट में 2-3 जज तो सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पब्लिक बॉडीज के संग बैठते हैं। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ इट? सी, सरकार मस्ट डिसाइड कि कौन सा केस आगे ले जाना है या कितना ले जाना है। प्रॉब्लम क्या है, सरकारी अफसर समझते हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और ये नहीं है कि वो बिना रीजन की जिम्मेदारी नहीं लेना पाते, वो कहते कोर्ट से करा देते। उनको कहीं ना कहीं डर ये लगता है कि जी पता नहीं 10 साल बाद मेरी सीबीआई हो जाए, कुछ और हो जाए, तो मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगा, कोर्ट से आप करा के लिए। वो पॉइंट खत्म भी हो जाता है तो कोर्ट में ही जाके कराइए। कई बार हमने सजेस्ट करा है डिफरेंट बॉडीज को कि आपके यहाँ एक कोई इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए विच डिसाइड्स कि इस केस को कंटेस्ट करना है कि नहीं, आगे ले जाना है कि नहीं। इतनी वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन सरकार की तरफ से अच्छी नहीं है। आप एक सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ लिटिगेशन सर्विस डिस्प्यूट है। सर्विस डिस्प्यूट क्या है? गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज विज़-अ-वी द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट है। कहाँ पर इतना ऐसा होता है? सो कोई डिससेटिस्फैक्शन लेवल्स हैं
इन द प्रोसेस वेयर बाय रिड्रेसल नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट में आते रहते हैं। फिर आप देखिए तो सही आपका कितना सक्सेस रेट है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स वालों ने कुछ मॉडिफाई करा है, अब वो लेकिन वॉल्यूम पे करा है। आई रिमेंबर हाई कोर्ट में मैंने तब सीबीडीटी चेयरमैन से बात करी थी कि जी जब मैं टैक्स मैटर देख रहा था कि आपका सक्सेस रेट तो मैं समझता हूँ मेरे आगे हाई कोर्ट लेवल में भी 10% भी नहीं है। तो आप लोग आते किस लिए हैं यहाँ पर? मैंने कहा चलिए आप समझते हैं कि मैं ज़्यादा लिबरल हूँ तो दूसरे जज का देख लीजिए, किसी का 15% से ज़्यादा किसी का नहीं है। जो जजेस परसीव होते हैं कि भाई दे टेक ए मोर कंजर्वेटिव व्यू। तो एक रूटीन में जो चीज़ें हैं ना वो एक प्रॉब्लम है। आई ऑल्सो बिलीव वन ऑफ द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज हम लोग बहुत ज़्यादा टीयर्स ऑफ स्क्रूटनी देते हैं। एक केस में 2 टीयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियल स्क्रूटनी इज इनफ। रेवेन्यू केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं जहां वो 6th-7th टीयर ऑफ स्क्रूटनी होती है। तो ऐसे तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होगा तो बहुत सारे ऑर्डर बदल जाएंगे। अगर कल को आप कहेंगे सब चीज राष्ट्रपति के पास जानी है तो भी बदल जाएगा। तो एक सर्टेनिटी भी होनी चाहिए एक लॉ की इंटरप्रिटेशन में। 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज ने देख लिया, अच्छा बुरा आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई परफेक्शन नहीं है सिस्टम। सर जुडिशरी को एक कॉन्शियस कीपर माना जाता है और कई बार लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं जुडिशरी से और सुप्रीम कोर्ट से स्पेशली कि वो ओपोजिशन की भूमिका भी निभाए। कई बार जैसे सोशल मूवमेंट्स के थ्रू प्रेशर होता है और कई चीज़ें होती हैं कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हो सुप्रीम कोर्ट एज एन अपोजिशन? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने कई बार ओपन कोर्ट में कहा है, PILs में कहा है, तमिलनाडु में कहा है। चीफ जस्टिस का कोर्ट में इतने PIL लगते थे, जब तक मैं आया मैंने उसको टोन डाउन करा है। हमारा रोल राजनीति का नहीं है, ऑपोजिशन का नहीं है। आपने कोई पॉलिटिकल एंगल इशू है तो आप जाके पॉलिटिकल डोमेन में उसको करिए। हाँ, उस तरीके से आप सपोज इलेक्शन नहीं जीते हैं तो अब आप जो आपकी फिलॉसफी थॉट प्रोसेस है उसको प्रोपगेट करने के लिए आप कोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये कोर्ट का काम नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन कोर्ट का काम चेक एंड बैलेंस मैंने कहा था जरूर है, क्योंकि एक गवर्नमेंट इन पावर का चेक एंड बैलेंस कोर्ट करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेचुरली वो ऑपोजिशन का चेक एंड बैलेंस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका ये भी काम नहीं है कि वो ऑपोजिशन की व्यू को प्रोपगेट करे। ये कोर्ट का काम नहीं है, उसका एक अलग फील्ड है, अलग डोमेन है, उसमें आप प्रोपगेट करिए। इसी के साथ सर दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी पर्सनली जज को लगता है कि कोई पॉलिसी सही नहीं है तो उस वक्त में वो इंटरवेन करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो उस चीज को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाते हुए किस तरीके से जज करें? देखिए पॉलिसी फ्रेमिंग सरकार का काम है मेरे हिसाब से। इट इज नॉट द कोर्ट्स कि वो पॉलिसी बनाए। उस पॉलिसी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर से हिट होती है तब आप कह सकते हैं कि भाई कोर्ट का रोल आता है, नहीं तो कोर्ट का रोल इसमें मेरे हिसाब से नहीं आता है। और ये एक फ्रिक्शन का ग्राउंड बन जाता है इसलिए क्योंकि सरकार कहती है कि हमें एक इलेक्ट करके जो भेजा है मेजॉरिटी, वो इसलिए भेजा है कि हम अपनी पॉलिसी जो ठीक समझते हैं उसको प्रोपोगेट कर सकें। कोर्ट ये नहीं कह सकती इस पॉलिसी से ये पॉलिसी बेटर है। मेरी ये बिलीफ है कि उसमें एक सेल्फ अंकुश कोर्ट को रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं जैसे राफेल का मामला उठा था एट वन स्टेज, मैं उसमें पार्टी था, 32 की पिटीशन थी, तो उसका स्कोप लिमिटेड होता है मेरे हिसाब से। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा जहाज कौन सी गन देनी चाहिए, वो एक उनका पैरामीटर। अगर उसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है तो क्रिमिनल प्रोविजंस विल किक ऑफ, वो उसमें होता है। दिस इज द व्यू वी टुक। मेरे से कई लोगों ने, मेरे अच्छे दोस्त या फ्रेंड ने कहा अरे आप तो इतना MF हुसैन में, पेरुमल मुरुगन में इतना लिबरल व्यू लिया आपने। मैंने कहा लिया क्योंकि मेरी लिबरल व्यू है कि आर्ट, कल्चर, राइटिंग को पूरा प्ले मिलना चाहिए। हमारे देश में कभी भी इसमें ट्रेडिशनली भी प्ले रहा है। हम ब्रिटिश विक्टोरियन फिलॉसफी को इंपोर्ट करके कह देते हैं ये पार्ट ऑफ हिंदुत्व है, मैं नहीं मानता इस चीज को। अच्छा। अदरवाइज जो हमारे टेम्पल्स हैं बाकी हैं, आप खजुराहो चले जाओ, आप सो मेनी टेम्पल्स में चले जाओ, एक तरह से लिबरल सोसाइटी, तो हम उनका ये क्यों अडॉप्ट करें एक विक्टोरियन फिलॉसफी, उसको करें। लेकिन देयर इज अनदर एस्पेक्ट जिसमें मैं समझता हूँ कि
सरकार, हमारा कोई रोल नहीं है। तो मैं उनसे सोचता था, मैंने ये जरूरी नहीं कि जो आपको पसंद आए वो मैं लिखूँ ना, मैं वो लिखूंगा जो मेरे को ठीक लगता है लिखना है। कहीं पर आपको हो सकता है ठीक लगे, कहीं नहीं लगे, डिफरेंट व्यू भी हो सकती है, मैं नहीं कहता हूँ। हम जब जजमेंट लिखते हैं तो ये कोई इट इज नॉट समथिंग विच इज रिटन इन स्टोन, क्योंकि लॉ इवॉल्व करता है। सो मेनी टाइम्स सब्सिक्वेंट कोर्ट्स हैड ओवररूल्ड, रिसेंटली कई सारी देखी, 5 जजेस बेंच 7 जजेस ओवररूल करता है, 7 जजेस 9 जजेस करता है। तो एक चेंज ओवर तो होता रहता है। ऑल्सो टाइम पीरियड में सोसाइटी चेंज होती है। जो एक चीज एक्सेप्टेबल थी 30 साल पहले, वो आज के दिन डिफरेंट है। सो ये एक एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन प्रोसेस है, और होना भी चाहिए, होना चाहिए, ये प्ले तो होना ही चाहिए। हमें वी नीड नॉट बी ओवर सेंसिटिव अबाउट आवर जजमेंट्स। आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय कलीग, ये मेरी ओपिनियन है, आप अगर उसको ओवररूल हुई है तो ये जरूरी नहीं कि दूसरी ओपिनियन सही है। आज मेरी ओपिनियन माइनॉरिटी में हो सकती है, कल वो हो सकता है मेजॉरिटी व्यू है। एज लॉन्ग एज बाय एंड लार्ज मेरी ओपिनियन एक्सेप्ट हो रही है हायर कोर्ट से, तो ठीक है। उसमें कुछ अगर ओवररूल भी हुई तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप यही देख लीजिए, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स में कितना वक्त लगा था, एक दिन में तो नहीं हुआ था। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं 2001 में जज बना था, और विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स इसकी पहली पिटीशन मेरे आगे ही आई थी। मैं बेंच में बैठा था एज अ जूनियर जज। तो मैंने अपने सीनियर जज से कहा, जी इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर दिया। फिर मैंने कहा, इसको अब लगाते हैं सुनने के लिए। बोले तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। आई रियलाइज कि शायद मेरी एंथुसियाज्म ज्यादा था उस वक्त, एक सीनियर जज। अल्टीमेटली वो एडमिटेड पिटीशन आई, लिमिनी में खारिज हो गई एक बेंच से। सुप्रीम कोर्ट गई, जैसे सबरवाल ने रेमेड करके भेजा, एक ऐसे नहीं खारिज हो सकती है। जैसे एपी शाइन, जैसे मुरलीधर हर्ड इट, वो जजमेंट आई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, फिर वो सेटिस्फाइड हुई, फिर उसके रिव्यू हुए। एक पीरियड ऑफ इयर्स था जिसमें ये डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस एंड एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म आया। कई बार लॉ पहले बदल जाता है, सोशली एक्सेप्टेबल्स टेक्स टाइम। यही पोजीशन आई थिंक सेम सेक्स मैरिज की। आई वाज इन माइनॉरिटी देयर, कोई बात नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ, हम 2 जनों की व्यू एक थी, 3 जनों की अलग थी। सोसाइटी इवॉल्व करेगी, कभी ना कभी तो होएगा, कभी इवॉल्व करेगी तो देखेगी। इसमें कोई डिमोरलाइज होने वाली बात नहीं है। कभी कि हम माइनॉरिटी में थे तो ये मतलब नहीं हम गलत थे, या हम मेजॉरिटी में थे तो इसका मतलब नहीं है कि हम सही हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ये व्यू ली गई है। कल को 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल क्या बाद होगा, ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ओके सर, जैसे पर्सनल इज पॉलिटिकल बोलते हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है जजशिप में? पर्सनल इज पॉलिटिकल बोलते हैं कि भी जो आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं उनको ही आप उस तरीके से सेव करते हैं। ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। देखिए, हर आदमी की एक कहीं पैदा हुआ है कि सोशल बिलीफ्स है, कुछ पॉलिटिकल बिलीफ्स रही है। तो कोई नहीं होता कि जिसकी राजनीति में कोई रुचि नहीं हो रही हो जज बनने से पहले। इनफैक्ट इंडियन तो हर इंडियन एक पॉलिटिशियन है इंडिविजुअली भी, और उसकी व्यूज होती हैं। सर बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। जजशिप में आके आपको एक जो जुडिशियल काम है और जो आपकी पॉलिटिकल बिलीफ को सेग्रीगेट करने की एक ट्रेनिंग होती है। ओके। और वो रखते हैं। आप ये देखिए, मैंने देखे है फॉर एग्जांपल जैसे सबरवाल प्रेसिडेंट ऑफ द बार रहे दिल्ली में, मैं उनके संग काम कर रहा हूँ एज ट्रेजरर ऑफ द बार। कांग्रेस से उनकी कनेक्शन थी। जब जज बने हैं तो जो सतीश शर्मा एपिसोड केस था जिसमें पेट्रोलियम अलॉटमेंट वगैरह उन्होंने ही क्वॉश करी थी। तो आपकी राजनीति थॉट प्रोसेस और जुडिशियल थॉट प्रोसेस का सेग्रीगेशन होता है। जैसे सुनंदा मंडारे थे, अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे, गोखले साहब की डॉटर थी, वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट जजेस, शी वाज रिस्पेक्टेड फॉर इट। She possibly would have been the first chief justice, women chief justice, but for the fact she passed away. तो ऐसा नहीं है कि you are influenced by all these things. Judges कभी, मेरी also ये belief है कि बिल्कुल ककून हो जाना जज का अपने उसमें, एक ग्लास हाउस में चला जाता है। इसलिए एक थोड़ी इंटरेक्शन जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी को क्या चीज ट्रबल करती है। आइसोलेशन नहीं, मैं इतनी आइसोलेशन को नहीं मानता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल बिलीफ है। मैंने ये आइसोलेशन पंजाब हरियाणा में नहीं करी, चेन्नई में नहीं करी। आई इंटरेक्टेड विद सोसाइटी, यू आर केयरफुल इन इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी, ताकि मैं एक नई जगह जाऊं तो मैं देखूं उसकी क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी को समझने की कोशिश करूंगा। तो वो जो एकदम एक्सक्लूजन का काम था
जब हम ब्रिटिश जज से कंपेयर करते हैं तो ब्रिटिश जज का इंडियन से कोई लेना देना ही नहीं था। लेना देना ही नहीं था, पर इंडियन का तो लेना देना होगा। ऑफ कोर्स आपको आप मिसयूज ना हो इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है, और आप रह सकते हो और कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये भी बट अगर जज सही है वो एक आध बार सिग्नल देता है, अच्छा बस, तो वो समझ जाते हैं। मैं शुरू में जज बना था तो भी प्रयत्न होता है यहाँ पर, क्योंकि जो आपको ये समझना पड़ेगा, लिटिगेंट को लगता है जैसे वो ब्यूरोक्रेट के पास काम कराने के लिए किसी की सिफारिश जरूरत है। उसको लगता था कि शायद यहाँ भी सिफारिश जरूरी है, मेरा केस ही सुन लो, किसी से कहलवाएंगे। ठीक बात है। हम कुछ कह नहीं रहे, बट हमारा केस सुन लीजिए। शुरू में मेरे को गुस्सा आता था इस बात पे। देन आई रियलाइज कि भी उसकी पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो, तो उसमें अपना टेम्पर लूज नहीं करो, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाओ फालतू में। तो एक बार डिवीजन बेंच में प्रिजाइड कर रहा था, शक्दा मेरे संग बैठे थे, तो ही सेड कि भैया ये 50-50 केस है। मैंने बोला आज तो खारिज करूंगा इसको। बोले क्यों? मैं को देखो वहाँ खड़ा हुआ है बाद में, ये जानता है, वो बार बार अपनी शक्ल दिखा रहा है और वो इसी पर्पज से आया है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा इसमें। आज तो 50 हो चाहे जो मर्जी, आज तो खारिज करना। मेरी अपनी बिलीफ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 22 साल, आप सिग्नल भेज दीजिए, कोई उसके बाद फिर खारिज किया आपने? मैंने खारिज करा उसको बिल्कुल। उस केस को बिल्कुल खारिज करा इसी बात। तो कभी ये होता है, कभी आप हम कहें कि नहीं हमने तो कभी किसी ने जिंदगी में बात करने की कोशिश नहीं करी, ऐसा नहीं होता है। हाउ यू डील विद दैट प्रॉब्लम इज द इशू। यू सेंड अ सिग्नल, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके सर, दूसरा बेल जूरिस्प्रूडेंस और एक एफआईआर। कई बार ये समझा जाता है सोसाइटी में कि, और पुलिस भी उसी तरीके से काम करती है, कि एफआईआर जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और पुलिस उसको इस तरीके से टेकअप करती है कि यही लास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। और दूसरा जो बेल जूरिस्प्रूडेंस है कि मतलब बेल तो आज के दिन क्यों नहीं मिलनी चाहिए सबको, और आपके भी यही ओपिनियन है उस पर? एफआईआर का पर्पस इज ओनली रिकॉर्डिंग। 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं एफआईआर रिकॉर्ड करना, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की आई ताई कर दो, उस पर तो इन्वेस्टिगेट करोगे ना। बेल का एक बड़ा पिक्यूलियर प्रॉब्लम हो गया है, यू नो, हमारे एक बेल इज द रूल मेनी ईयर्स से ही चल रहा था, बट आस्ते आस्ते जेल इज द रूल बनता गया। और हम लोगों ने मैंने कई जजमेंट्स दी अलॉन्ग विद अदर जजेस। आज करंट चीफ जस्टिस गवाही हैं, उन्होंने बड़ी प्रोमिनेंटली इस बात को उठाया है पब्लिक डोमेन में कि भाई ये क्यों है। पहले हम कहते थे कि मैजिस्ट्रेट बेल नहीं देता है, फिर हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज नहीं देता है, फिर उनका हाई कोर्ट भी नहीं देता है। अब सुप्रीम कोर्ट का बेल का क्या काम है मेरे को बताइए, इसका कोई पर्पस है नहीं। और मैं यही समझता था, लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया मुझे लगा कि जो मेरे पास बेल और एंटिसिपेटरी बेल के केसेस हैं, कम से कम 1/3 ऐसे थे विच वर क्लियर केसेस ऑफ बेल और एंटिसिपेटरी बेल। अगर उसमें भी नहीं मिल रहा है तो पर्सनल फ्रीडम इन्वॉल्व है। ये कैसे होगा कि आप नहीं करेंगे, और आपका समय जाया होता है बजाय लॉ ले डाउन करने के। आप बेल में वकील भी दोनों साइड पे क्या हो रहा है, जो स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंसेस के हैं, दिनों तक बहस चलती है उस बेल पे, फिर उसकी 50 दफे की जजमेंट आती है। ये तो बेल का काम नहीं है। मैंने कई बार कहा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आएंगे कि साहब उसने 50 दफे की जजमेंट लिखी है, अब दिस शुड बी नॉट बी ट्रीटेड, इट शुड नॉट अफेक्ट ट्रायल। ऑफ कोर्स इट विल नॉट अफेक्ट ट्रायल, बट मैं उनसे पूछता था कि आप बहस क्यों करती है इतनी वहां पर जाके। सो अब वो एक सर्कल जो, सो आप पंजाब हरियाणा की बात कर रहे थे, मैं जब कई बार डिस्ट्रिक्ट्स में जाता था, बार फंक्शन होते थे, इंटरेक्ट करता था, तो कई बार उनसे कहते थे साहब एक चीज करिए, अब आए हैं यहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी को बेल की पावर दे के चले जाइए प्लीज। कहने का मतलब यही था कि यहाँ कोई बेल देता नहीं है। ठीक बात है। तो हम लोगों ने कई बार जुडिशियल अकेडमी में, बाकी जगह मैंने बात करी और कहा कि अगर गलत बेल देना बेइंसाफी है, तो जहाँ बेल बनती ना देना भी बेइंसाफी है। दोनों बेइंसाफी होती है। सो आप वे करिए, हम नहीं कह रहे सब चीज में बेल मिल जाएगी मुझे, बट बेल के पैरामीटर्स लेट डाउन है, 70 साल से लेट डाउन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और खासतौर से पिछले 30-40 साल से तो बिल्कुल है। तो आप क्यों उससे घबराते क्यों हैं? आप ये समझते हैं कि नहीं कोई जना आपकी परफॉर्मेंस पे एडवर्स कमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बेल नहीं देंगे सही जगह पे तो भी फिर एडवर्स कमेंट बनना चाहिए। वो भी है।
तो मैं आई रिमेम्बर एक जुडिशियल ऑफिसर थे दिल्ली में, वो एक बार मेरे से मिलने आए, मेरे सुपरविजन में थे। तो उनकी कंप्लेंट ये आई कि उन्होंने एक केस में बेल रिजेक्ट करी, अगले दिन किसी और वकील के थ्रू बेल हुई और तीसरे दिन बेल दे दी। तो हमने उनको बुला के पूछा ये कैसे कर सकते हो आप? तो बोले साहब पहले दिन तो मैं बेल देता ही नहीं, मैंने किस कानून में लिखा कि पहले दिन बेल नहीं देना, ये कोई मतलब है? और फिर वो तीसरे दिन बेल क्यों दे दी आपने? तो मैंने कहा ये तो आपके ऊपर एलिगेशन आएगी लॉजिकली, तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए कि आप समझे कि बेल देनी ही नहीं पहले दिन, अगर बनती है तो दीजिए, नहीं बनती है तो नहीं दीजिए। फिर उस दिन से तीसरे दिन में क्या हो गया जो बेल बन गई? 2 दिन में सस्पिशन आएगा। आई एम जस्ट गिविंग एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक थॉट फिलॉसफी का। ही अर्नड एडवर्स रिपोर्ट फ्रॉम मी फॉर दिस, बट ये उसकी एक्सचेंज से लगा कि ये कहाँ की फिलॉसफी है। तो आज के दिन कई जगह ऐसा हुआ, हमने ले डाउन करे नॉर्म्स। एक यूपी के जुडिशियल ऑफिसर को तो मैंने जुडिशियल एकेडमी में भेज दिया। अच्छा, क्योंकि उसके बाद वो मैंने कहा इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजो उसको 2 महीने के लिए, क्योंकि हमारे कहने के बावजूद भी अगर ये समझ नहीं रहा इस बात को तो ही शुड गो टू द एकेडमी। फिर आई रिमेम्बर उसका कुछ एक एप्लीकेशन वकील साहब ने फाइल करी कि जी इसकी तो जुडिशियल ये एलिवेशन की कंसिडरेशन में आ रहा है। मेरे साथ शायद अमानुल्लाह खान साहब बैठे थे, वो तो और सख्ती से आ गए कि इसको तो कभी एलिवेशन होनी नहीं चाहिए, फिर वो विड्रॉ करके निकल गए। बट एक कल्चर मस्ट बी सेट राइट, एंड जुडिशरी मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट ऑफिसर्स जो इंडिपेंडेंटली देते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एग्रीवेट मामला और इसलिए भी हो गया है कि जो रोल आज के दिन सीबीआई और ईडी केसेस में आ गया है और मॉनेटरी केसेस है, कई लोग फील करते हैं कि नहीं जो ये सब अलग चीज है, फिलॉसफी अलग है, इसकी जजमेंट्स अलग हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कहा गया है कि जब तक आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं करें तब तक जेल में रहिए। सो ये कल्चर इवॉल्व करने की जरूरत है, इसको रीटेक बैक करने की जरूरत है, ताकि हम अननेसेसरली आल्सो जेल्स को क्राउड नहीं करें विद ओनली अंडर ट्रायल्स। हाँ, ठीक बात है। कन्विक्शन तो होगी नहीं, अंडर ट्रायल्स से क्राउड करेंगे। ओके सर, डू यू बिलीव सुप्रीम कोर्ट जजेस आर क्वाइट एरोगेंट? ऐसे कोई ओके, मैं इसका काउंटर क्वेश्चन पूछूं, आर ऑल पॉलिटिशियंस एरोगेंट? नो। आर ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस एरोगेंट? नो। Are all bureaucrats arrogant? No. Most of them? Some of them would be. No, I don't Some think of most them. of them. I don't think most of them. Some examples can emerge. देखिए जज कहाँ से आया? भगवान ने ऊपर से टपकाया उसको? नहीं। नहीं। एक हमारे सोसाइटी का ही पार्ट है। सोसाइटी में इवॉल्व हुआ है। ये वही बात है, 100% जुडिशरी ऑनेस्ट? तो मैं पूछूंगा, इज आवर सोसाइटी 90% ऑनेस्ट? नो। हम अपनी डेली लाइफ में ऑनेस्टी नहीं करेंगे, तो जुडिशरी में भी कुछ ना कुछ लिख लेंगे। इशू इज हाउ टू टैकल इट, हाउ टू डील विद इट। ये तो हो गई। पहले हर जने को अपने आप को भी तो करना चाहिए, क्रिटिसाइज करने से पहले एनालाइज करना चाहिए। हाँ। ये भी बिलीफ है, हम ये भी कहते हैं हर पॉलिटिशियन डिसऑनेस्ट होगा। ऐसा तो नहीं होता। जो मेरी डीलिंग हुई है, जो स्पेशली चीफ जस्टिस इन 2 स्टेट्स यू डील ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ऐसा नहीं होता कि हर जना कोई किसी भी फील्ड में डिसऑनेस्ट होता है। ना ये कि आप ट्रायल जजेस कहिए, हाँ देयर आर प्रॉब्लम्स। As a society, I think we have a problem in our country of the integrity in many fields not being up to the standard. और ये चीज आज एक वर्ल्ड फिनोमेना होता जा रहा है हर तरीके से। देखिए हम आज के दिन में द होल वर्ल्ड एक टर्बुलेंट टाइम से जा रही है, और हमारा देश भी उसी वर्ल्ड का पार्ट है। हाँ। तो जो एवरेज जो नोशंस होते हैं ऑनेस्टी के, डिसऑनेस्टी के, बहुत कुछ डाइल्यूट हो गए। ओके। ये एक प्रॉब्लम तो है, मैं नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, दूसरा जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में ये माना जाता है कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो इंस्टीट्यूशंस बहुत फ्रीली वर्क करते हैं, पर कोई गवर्नमेंट जब मेजोरिटी के साथ आती है तो उसका प्रेशर रहता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में। तो आप मेजोरिटी गवर्नमेंट का प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसे देखते हैं? देखिए ये बात सही है कि जब गवर्नमेंट बहुत पावरफुल रही है तो चैलेंज फॉर द जुडिशरी बढ़ जाती है, क्योंकि उस गवर्नमेंट को भी ये फीलिंग आती है कि हम तो इतने मेजॉरिटी से आए हैं। सो वो एक, आप उसको एरोगेंस कह लीजिए या सेल्फ बिलीफ कह लीजिए, वो ज्यादा हो जाती है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स में टू रूल दे हैव टू एडजस्ट। तो अगर इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो टाइम व्हेन जुडिशरी
हैज बीन सर्टनली इन अ स्ट्रॉन्गर वे जब कोalition गवर्नमेंट्स रही हैं, बट कई बार ये होता है कि कोalition गवर्नमेंट्स संग जुडिशरी भी लिटिल ओवरस्टेप कर सकती है इन परफॉर्मेंस रोल। तो एक बड़ा क्रिटिकल बैलेंस है। समटाइम्स मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है तो आई बिलीव कि एक आध स्टेप शायद जुडिशरी को पीछे लेना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल सैंक्टिटी ज्यादा है in some ways. So yes, it is more challenging with the majority government to deal. It becomes more challenging. But एक minor adjustments का issue है. I don't think कि minor adjustments only. I think it is minor adjustments. कभी बहुत strong government आती है तो जब push करती है, you should be able to withstand those pressures. एक ही कहा, जो मैं नहीं समझता कि जजमेंट में इंटरफेयर करने का मतलब बनता है। पॉलिटिशियन अपना कहता रहेगा, हमारा एक काम है, हमें अपना काम करना है, हमारा काम पॉपुलिस्ट नहीं है कोई। कई बार वो पब्लिक के संग भी पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता है, कई बार वो पॉलिटिशियन के संग भी पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता, ये हमारा काम नहीं है। सो ये एक इनेट टसल तो रहेगी। देखिए मैंने कई बार लिखा है, रिपीट करा है, जस्टिस कृपाल was my mentor who brought me into this profession. हाँ, इंस्पायर किया था आपको उन्होंने। मतलब मैं तो लीगल प्रोफेशन में आ नहीं रहा था। He guided me through it, क्योंकि मैं शायद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स करके मैं चाह रहा था MBA करके और सिविल सर्विसेज ले लूं। फॉरेन सर्विस जाने का शौक था शुरू में, घूमने के लिए दुनिया। I wanted to travel, बट भगवान ने वो, मैं वैसे भी ट्रैवल कर पाया, एज ए लॉयर ट्रैवल कर पाया, एज ए जज ट्रैवल कर पाया अलग अलग जगह, बट वो था, ही परसुएडेड मी, फैमिली फ्रेंड थे कि नहीं। जजशिप के वक्त भी जब ऑफर हुई थी तो मैं पूछने गया उनसे लूं कि नहीं लूं। आई वाज द सीनियर काउंसिल, ठीक काम था। मुझे लगा कि ये ऐसा तो नहीं है कि आई विल नॉट लाइक व्हाट आई एम डूइंग, वर्क सेटिस्फैक्शन। उन्होंने मुझसे कहा, देखो इसमें पैसा नहीं होता, लेकिन वर्क सेटिस्फैक्शन की तुम्हें कमी कभी नहीं होगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को यही कह के परसुएड करा एग्जाम्पल देख के कि मुझे कभी वर्क सेटिस्फैक्शन की कमी नहीं हुई। When people compare, I say I enjoyed my period in the bar, I've enjoyed my period on the bench. इसी तरह जैसे सबरवाल थे जो दिल्ली से थे, उनके से भी मेरे पहले बाद में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो कहते थे कि देखो, एक underlying tension between the judiciary and the executive is good for the system. Obviously. अगर things become very hunky dory between the judiciary and the executive, then the problem starts. Okay. तो ये हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि कुछ न कुछ माइल्ड टेंशन होते रहेगा ही। ओके। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके कार्य में कोई बाधा पड़े, और वो हमेशा यही समझता है ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सही कार्य है। ओके। तो सर, पॉलिटिशियन को कितना सीरियसली लेते हो आप लोग, जब ये कुछ बोलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में? उनका काम है बोलना, हमें अपना काम करना है, तो उतना ही है। अच्छा। पर हमको स्टैंड अप करना भी जरूरी है चीजों में। आज के दिन जो चैलेंज आ रही है मेरे हिसाब से, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे चैलेंज है, स्पेशली अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। ये हमेशा एक टसल रहा है, मैं कोई इसी सरकार के सिर्फ नहीं, पहले भी रहा है टसल। बट क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो आया है उसमें पावर्स जुडिशरी के पास रही, और ये कोलिजियम सिस्टम कंटिन्यू रहा है डिस्पाइट एनजेसी। तो पॉलिटिशियंस को एक बड़ी गिला है कि पार्लियामेंट ने ऑलमोस्ट यूनानिमसली, आई थिंक जेठमलानी साहब डिसेंटिंग, एक कानून पास करा, आपने उस कानून को क्वाश कर दिया विदाउट गिविंग इट अ चांस। इस चीज पे मैंने रिटायरमेंट के बाद कहा कि मेरी बिलीफ ये थी कि एनजेसी कुड हैव बीन फाइन ट्यून्ड इंस्टेड ऑफ क्वॉशिंग इट, बिकॉज कोलिजियम सिस्टम के अपने प्रॉब्लम बहुत सारे आ चुके थे। एट वन स्टेज जब कोलिजियम सिस्टम आया, उसकी आवश्यकता थी, आई बिलीव, क्योंकि सरकार की अपॉइंटमेंट प्रोसेस प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली एक डिफरेंट मेथड आया, अच्छा चला, वो कई सालों तक चला। अगर उसमें कुछ कमी आई तो मैं अपने को ही जुडिशरी को ही मानता हूँ कि कहीं ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर हुई है, जो भी रीजन था वो इफेक्ट हुई। एनजेसी जब आई तो एक पॉलिटिकल व्यू भी थी, दूसरी साइड जुडिशरी की व्यू भी थी, और ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। कहीं भी शायद जैसे कि जुडिशरी अपने सारे जजेस को खुद ही नहीं अपॉइंट करती है, तो एक बैलेंस हो सकता था। मेरे व्यू ये है कि जो कई बार ये बैकरूम डिस्कशन हो जाता है क्लियर करने में नेम्स, उससे बेटर था हम अक्रॉस द टेबल बैठते। हम कोई शीश महल में नहीं बैठ रहे थे,
हाँ। लेकिन हम एक जगह जहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो, हमारी भी हो, उसमें शायद 5 मेंबर कमेटी 6 की जगह होती या चीफ जस्टिस को कास्टिंग वोट होता, तो उसमें कोई जुडिशरी की प्रोमिनेंस भी रहती और कोई इंडिपेंडेंट पर्सन भी रहता, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहता, तो उसको कम से कम चांस देना चाहिए था। आई फील वो बहुत जल्दी इट गॉट फिनिश्ड ऑफ। शायद स्टे नहीं थी, अगर उसको कुछ महीने इम्प्लीमेंट करा जाता और इतनी जल्दी में लेने के बजाय उसकी प्रॉब्लम देख के करा जाता, आई थिंक बेटर रिजल्ट आता। आज के दिन फर्क क्या है, मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इम्पिडमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ, देखिए हमारे यहाँ जजेस पे चीफ जस्टिस रिकमेंड भी नहीं करते हैं बहुत पीरियड तक। उनको लगता है कि भाई ये पहला वाला क्लियर हो, ये चीज़ हमने कई बार कही है। As a chief justice, I think one of my primary roles was to send good names for elevation, in my opinion, जो ठीक हो। मैंने पंजाब हरियाणा से 16 नेम रिकमेंड करे 14 महीने में। 14 वर अपॉइंटेड। चेन्नई से मैंने 60 नाम रिकमेंड करे। 46 वर अपॉइंटेड टू दैट कोर्ट। तो मैं एक लिस्ट में नहीं, एक लिस्ट भेजी, दूसरी लिस्ट भेजी, तीसरी लिस्ट भेजी, वो पहली लिस्ट क्लियर हुई, इसमें कुछ रह गए, उसको फिर चौथी लिस्ट में। तो सर बार्गेनिंग नहीं होती कॉलेजियम में? बार्गेनिंग नहीं होती कॉलेजियम में? बार्गेनिंग किस चीज को कहेंगे आप? देखिए पर्सपेक्टिव तो होगा कॉलेजियम में। हाई कोर्ट में भी पर्सपेक्टिव चीफ जस्टिस बाहर से आता है। 2 जजेस लोकली, कभी 2 भी जजेस लोकली नहीं होते हैं, तो डिस्कशन तो होगी पर्सपेक्टिव। कई जगह तमिलनाडु में जैसे कास्ट कम्युनिटी एंगल्स स्ट्रांग है, दिल्ली में ये एंगल होता ही नहीं है, तो दिल्ली के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कभी ये बात उठती नहीं थी। बट वहाँ 2.5 साल जब मैंने नाम भेजा, तो एक ट्रेडिशन है स्टेट की, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर उस कैटेगरी में से आप कोई रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो द बेस्ट पर्सन शुड बी अवेलेबल, डोंट पिक अप द वर्स्ट पर्सन फ्रॉम दैट कैटेगरी। ऑल्सो जब हम देखते हैं तो ये भी देखते हैं एज ए चीफ जस्टिस कि भाई सिर्फ चीफ जस्टिस के आगे प्रैक्टिस करने वाला तो जज नहीं बनना चाहिए, तो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए, सिविल प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए, एपिलेट प्रैक्टिशनर भी, एटलीस्ट मेरी बिलीफ ये है। तो अलग बार सेक्शन से अलग अलग काम करने से आप पिकअप करिए और उनको अपॉइंट करिए, आप रिकमेंड करिए, अपॉइंट तो बाद में करेंगे। तो उसमें डिस्कशन में हाँ कुछ बार्गेनिंग तो आएगी, सम पार्ट। कोई कहेगा जी ये बेटर है, कोई कहेगा जी नहीं मुझे लगता है ये बेटर है, इस कास्ट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है, इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन। नेपोटिज्म इज डिफरेंट शब्द है। नेपोटिज्म ये है कि मैं चाहता हूँ मेरा ही बंदा है। तो मेरी एटलीस्ट ये बिलीफ है कि जजशिप जो है ये किसी की बपौती नहीं है, और ये इट इज नॉट ए प्लेस फॉर माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आई यूज्ड टू से। अगर मैं किसी को, लेकिन ये नहीं है कि कोई जज का रिश्तेदार है या बेटा है तो उसको जज ही मत अपॉइंट करिए, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता था, और मैंने सिटिंग चीफ जस्टिस को ना भी कहा रिकमेंडेशंस के लिए, जब मेरे से बात हुई सेइंग कि मैं नहीं समझता वो ठीक है हाई कोर्ट से, क्योंकि मैं कहता था कि अगर वो जज का, सपोज जज का बेटा है, ही शुड बी 10% बेटर देन द अदर्स। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन उसका है, बिकॉज ही इज सन ऑफ अ जज, दिस बर्डन ही विल हैव टू कैरी। वो ऐसा होना चाहिए लोग कहें दिस इज अ वेरी गुड पर्सन, आपने अपॉइंट करा है। अगर हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर ये बात उठती है कि भाई वतीदावाद है या क्या चीज़ है। तो ये चीफ जस्टिस का काम है इस चीज़ को बैलेंस करना। मैंने कभी प्रोहिबिट नहीं करा और कभी उसको एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट नहीं दी। दोनों चीज़ को आपको बैलेंस, क्योंकि देखिए ये प्रोफेशन पहले जो था इट वॉज मोर फैमिली प्रोफेशन, आज के दिन नहीं है। आज के दिन तो बिल्कुल नहीं है, सारी फील्ड में से आया है। लेकिन जो जज अपॉइंट होता है वो होता है 45 to 55 के एज प्रोफाइल में। उसको बार ज्वाइन करनी चाहिए थी 25 साल पहले। आप तो काफी यंग अपॉइंट हुए थे, आई थिंक 42। आई वाज यंग तब, आई वाज 42, बट वो उस टाइम पे कुछ 2-1 साल के लिए इन्होंने यंगर जजेस लिए, बॉम्बे से ही खुला था। अच्छा। जस्टिस बोबडे, खानविलकर, चंद्रचूड़, ये 3 वहाँ से हुए, मैं यहाँ से हुआ, रमना साहब आंध्रा से हुए, सूर्यकांत जी चंडीगढ़ से। इस तरह कोई 14-15 अलग अलग कोर्ट से, ज्यादातर बॉम्बे से ही हुए थे। दिल्ली से आई वाज द ओनली वन एट दैट टाइम, आई वाज अपॉइंटेड। तो मैं यंगर एज में, बट आज के दिन 45 का बेंचमार्क माना जाता है। Okay. तो इस प्रोफाइल में आने के लिए उस दिन ज्वाइन करना है।
यही वजह है जब आप कहते हैं कि लेडी लॉयर्स की प्रेजेंस कम है, मैं मानता हूँ जजेस कम है, क्योंकि वो पूल ऑफ टैलेंट कम है। वो इसलिए टैलेंट कम है कि उन लोगों को प्रोफेशन में 20 साल पहले या 25 साल पहले आना चाहिए था। बट अगर आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी देखिए तो विधि की रिपोर्ट आज कहती है कि 38% विमेन है सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो लास्ट 10 ईयर्स में चेंज हो गया ना। मैंने 2013 में रिक्रूटमेंट करी थी दिल्ली में एज पार्ट ऑफ द कमिटी। उसमें 73% विमेन थी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में। ग्रेट। इसी तरह अगर आप बाकी देखिए, बाद में मैंने देखा है तमिलनाडु, पंजाब, बिहार जैसी जगह में भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, जहां आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, बाय एंड लार्ज 33% विमेन आ रही हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो लोग जब हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो विमेन की परसेंटेज बढ़ेगी। और जो लोगों ने बार ज्वाइन करा है पिछले 10-15 साल में, जब वो जोन ऑफ कंसिडरेशन में विमेन आएंगी तो बढ़ेगी। ये प्रॉब्लम यूनिफॉर्म नहीं है, ये तरह की प्रॉब्लम कई स्टेट्स में ज्यादा है, कहीं में कम है। मेट्रोपॉलिटन टाउन में दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कैलकाटा, ये कम है। कई बार स्टेट्स में ज्यादा होती है। ओके सर, बोर तो नहीं हो गया आप? 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। हाँ बताइए। सर, कश्मीर आपका इतना खूबसूरत सा घर है, रेनोवेट करवा लिया आपने, 120 साल पुराना घर, रेनोवेट डल लेक कराया के सामने ही है बिल्कुल। नहीं, ये मेरा घर जो है ये झेलम पे है। अच्छा। तो उतना ही बनाया बचा है मेरे पास, ज्यादा जमीन थी अब वहाँ साथ वाला, बहुत सारी जमीन चली गई। जब हालात खराब हुए तो मेरे फैमिली ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। मेरे ब्रदर ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखा, मुझे रुझाव था, मैंने रखा है। तो उस घर को रेनोवेट कराया है टू मेक इट इनटू अ हेरिटेज होम, ताकि बिकॉज अकेला तो आदमी जाके नहीं रह सकता है उसमें। क्योंकि मैं शायद दिल्ली का बेस तो नहीं खत्म करूंगा, बट जाने की कोशिश करता रहता हूँ वहाँ पर। तो एज ए हेरिटेज होम जिसे आप कहते हैं फॉर टूरिज्म एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, उस आइडिया से मैंने उसको डेवलप करा। वो पूरा इस हालात में बच गया, बस इतना था। जला भी दिया था ना मेरी बीइंग जज होते हुए भी जला दिया था। 2 कॉटेजेस जलाई गई मेरी। एक कॉटेज तो शुरू में जब 90-91 में प्रॉब्लम उठा था तो हमारी कुछ जमीन लगीन में थी, वो जला दी थी इन्होंने कॉटेज शुरू में ही। शायद कुछ लोग हाइड कर रहे थे, दे थ्रू वुडन कॉटेजेस होती हैं, आग लग जाए तो। दूसरी कॉटेज तो अनफॉर्चुनेट था कि 2005 तक वो सरवाइव कर गई थी, उसमें हमारी फैमिली पूरी गई। वो एक्विजिशन के डिस्प्यूट में थी। अच्छा। तो वो क्या बोलो, पॉलिटिकल इश्यूज थे। जिस दिन हम वहां से आए उस दिन किसी ने आग लगा दी। मैंने कहा ये आर्सन नहीं है, ये तो आई न्यू व्हाट वाज बिहाइंड इट, बट अब क्या करा जाए। पर कितना गलत है सर ये तो, इमोशनली भी मतलब आप लोगों को। तो वो एक ही मुझे जब हम गए थे हमें लगा इसको रिपेयर करा सकेंगे। जो हमारा घर है उसमें ये वाला घर प्रोटेक्टेड एरिया में था, तो इसमें वैंडलाइजेशन हुआ, सामान सब निकल गया। हम एक बार 1995 में मैं और मेरे फादर गए थे, जितना सामान हम ला पाए ले आए, पोर्ट्रेट्स वगैरह सब निकल गया सामान बाकी। और डैमेज भी हुआ, मतलब बाथरूम फिटिंग्स हैं बाकी, वो तोड़ तोड़ के लोग उसका मेटल ले गए। तो वो पुरानी फिटिंग्स हैं, तो उसको इनको रिपेयर कराना एक चैलेंज होता है। और क्योंकि इतना पुराना घर था, मुझे एक अटैचमेंट थी कि इसको मैं रिपेयर करा के, और इससे मेरे शायद बेटियों का भी कनेक्ट रहेगा। कोई जगह होनी चाहिए तो कनेक्ट रहता, नहीं तो क्या था हम अपने रूट से अलग हो जाते हैं। हाउ इमोशनली कनेक्टेड यू आर? अभी जून में आप 2 हफ्ते रह के भी आए थे ना? मैं कोई हफ्ता 10 दिन रहा वहाँ पर, उसको वही देख रहा था। उसको बाकी चीज भी जो है स्मॉलर लैंड्स जो बची उनको देखता हूँ जाके अभी। ओके। उनको भी डेवलप करूंगा आस्ते आस्ते। ओके। ये एक रुचि है मेरी। आई फील कि अगर हम कनेक्टेड रहेंगे, ये एक हमारे एक एजर्शन भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हमारे कम्युनिटी के नहीं रहे जब माइग्रेशन के समय, जिनका एटलीस्ट कोई वर्थवाइल होल्ड या होल्डिंग है। तो उस चीज को एक एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। इसी बात पे मैंने 370 में जो एपिलॉग लिखा था, इसी बात पे जब मैंने कहा था कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, वो इसलिए कहा था कि आई डोंट थिंक किसी सरकार ने रियली बियॉन्ड स्टेज हेल्प करा है इसमें। और आप एक डिनायल मोड में थे। आपको ये तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि 4 लाख या 5 लाख आदमी वहां से निकल के गया है, आपके ही देश का भाग था, उसमें से निकल के गया है। एक्नॉलेज द प्रॉब्लम दे हैव फेस्ड। आर्मी जब आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो देश से निकलने का इशू बन गया था, तो आर्मी का काम है वॉर्स फाइट करना, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना नहीं।
उसमें भी जातियां हो सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हुआ है, मणिपुर वगैरह में। हाँ। तो कई जगह होता है ये। तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो एक साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसका पर्पस इज नॉट टू क्रिमिनली कन्विक्ट पीपल, बट ये आइडिया था कि लोग सच बोलें, एक्नॉलेज करें कि क्या हुआ, क्या जातियां हुई। बट वो द व्यू वाज ओनली एक्सप्रेस्ड बाय मी, एंड दिस इज Khanna agreed with my view on this issue also. Okay. So it is 2 judges out of 5 who said that there should be. But I thought ये suggestion है, एक suggestion है सरकार के लिए, एक way forward है, एक acceptance लेने के लिए. Rest it becomes a political decision whether they want to do it or not. Okay. सर आर्टिकल 370 का जजमेंट कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल पर्सनल भी था? देखिए, मैंने ये कहा ना, आदमी को एक लीगल इशू और पर्सनल इशू को अलग रखना सीखना पड़ता है। आई थिंक हमारी ये ट्रेनिंग है एज जजेस। मेरा परिवार पार्टीशन में भी सफर करा था, उधर से आया था। बहावलपुर और लाहौर में थी ना आपकी जमीन? है, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। बहावलपुर और लाहौर में था, और कश्मीर में था, बेस था। दिल्ली में तो कुछ था नहीं हमारा। एटलीस्ट जो था वो, मतलब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की यहाँ भी कुछ था, विंटर होम, तो वो कभी आते नहीं थे, तो निकाल दिया था उन्होंने। तो वहाँ भी लॉस हुआ। फिर कश्मीर की इन्वेजन हुई 48 में, फिर हम दिल्ली आए पोस्ट पार्टीशन, तो यहाँ पर हुआ। तो उस चीज को आदमी अगर सोचता रहेगा, रहता रहेगा, तो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, एक रिग्रेट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड आई थिंक माय व्यू वाज दैट कश्मीर मस्ट मूव फॉरवर्ड। अगर मैं हर चीज में पर्सनलाइजेशन लाऊंगा तो मैं एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। जस्टिस एडमिनिस्टर करने में हमारा एक बैकग्राउंड रहता है, एक अपब्रिंगिंग रहती है, लेकिन जब हम अलग अलग जजेस, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग प्रांत से आके सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, तो हमारी ये बिलीफ है कि हम एक ऑब्जेक्टिवली अपना काम कर सकते हैं, तभी वहाँ आते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिवली काम करें तो उसको पर्सनलाइजेशन को अलग लिख के, शायद जो इनमें मैंने प्रोलॉग रखा था वो एक पर्सनलाइज्ड व्यू थी, बट इट इज आल्सो अ व्यू टू फाइंड ए वे फॉरवर्ड। ओके सर, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ और आपको उसकी स्टोरी बतानी है मेरे को। आप ही की पिक्चर है वो, बड़ी खूबसूरत सी है, एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट। जस्ट अ सेक। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो आप? ये एक मैं थिएटर करता था बहुत, स्कूल में भी करा। व्हाइल पासिंग आउट आई हैड द अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू ड्रामेटिक्स, जो पासिंग आउट बैच में था, अलोंग विद 2 अदर्स। कॉलेज में भी करा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी करा। लॉ में भी जहाँ कुछ नहीं होता था हमने शुरू करा, और लोगों से मिलके प्लेस करे, उसको डायरेक्ट भी करा, उसमें एक्ट भी करा, उसमें मेकअप भी करा, स्टेज सेटिंग भी करी। अच्छा, मेकअप भी किया आपने? क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं थे। तो मैंने प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स के संग भी काम करा। प्रोफेशन में आ गया तो टाइम नहीं मिलता, सब छूट जाता है। हालांकि लाहौटी साहब ने एक बार मुझे कहा था कि फर्क क्या पड़ता है, तुम लोग ये कुछ एज लॉयर भी तो करते रहते हो। तो उसके बाद जब मैं जज बन गया, तो हमारा, मैं मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हुआ, वहाँ पर हर साल एक प्ले होता है, और अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ये वॉलंटरी होता है, नॉट ए टिकटेड शो, बट वो होता है। तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि जी आप इंटरेस्ट कर लो। मैंने कहा इतने साल हो गए, अब क्या करूँगा, डायलॉग ही याद नहीं रहेंगे, कैसे होगा। तो उन्होंने पुश करा, मैं उसी में जज बना था। तो मेरे जो सीनियर जज थे, एक्टिंग चीफ थे, उनसे मैंने पूछा। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट में थे? दिल्ली हाई कोर्ट, जैसे देवेंद्र गुप्ता था। मैंने कहा जी ये कर लूँ मैं? इसे तुम्हारी मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, लिबरल दैट। सो आई परफॉर्म्ड एज अ जज आल्सो। 2 प्ले करे मैंने। कौन कौन से थे? एक तो अनारकली था। क्या बात? इट्स अ स्पूफ ऑन अनारकली जो था, और एक और था। आपका क्या कैरेक्टर था? वो मैंने तो कहा था बहुत छोटा सा दो, फिर उसमें भी छोटे छोटे करते हुए बड़ा ही रोल आ गया था जब तक मैंने करा। बट फिर वो कहीं ना कहीं उसके लिए कमिटमेंट चाहिए थी, 1 महीने के लिए तो चाहिए होती थी। उसके बाद जब मैं और बिजी हो गया तो टाइम भी नहीं मिला, तो शायद उस गैप में बिटवीन अर्ली डेज ऑफ जजशिप में मैंने 2 बार करा।
अच्छा अच्छा। बट मेरा इंटरेस्ट रहा है थिएटर में। कोशिश करता हूँ जब मौका मिल जाए तो जाके देख लूँ। हाँ, आपने सर ये भी कहा था कि बाय गॉड्स ग्रेस पैसे वैसे हैं मेरे पास, अब मैं अपने रिटायर होने के बाद अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। हाँ, देखिए मैं जब जज बन रहा था हाँ। तो आई स्टिल कंसिडर आई वाज प्रिविलेज्ड, आई एम प्रिविलेज्ड बाय फैमिली सर्कमस्टेंसेस। तो मैंने यस नहीं कहा था। तो मुझे जस्टिस आनंद थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जानते थे मेरे परिवार को। तो एक डिनर था, आई स्टिल रिमेंबर, अभिषेक सिंघवी का, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, जजेस थे, लॉयर्स थे, मैं आया हुआ था। तो 2-3 दिन पहले, उसके पहले प्रसाद साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरे से कंसेंट मांगी थी। उन्होंने मेरे को, आनंद साहब ने बुलाया मुझे, तो वहीं पार्टी में, तो मेरी वाइफ स्टार्टेड मूविंग अवे, तो बोले नहीं आप भी आ जाओ, इट अफेक्ट्स यू, तुमने कंसेंट नहीं दिया अभी तक, यू कैन अफोर्ड टू बी ए जज। मैंने कहा सर दैट इज नॉट द इशू, सिर्फ ये था कि आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं यंगर जजेस को, उस वक्त ये कुछ था, दे वर ट्रांसफरिंग सम जजेस आउटसाइड, ये मुझे सूट नहीं करती चीज़ को। मेरी फैमिली सर्कमस्टांस ऐसी है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, और माई वाइफ वाज टीचिंग इन द स्कूल एंड मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैं विद ऑल ऑनर मैं ले नहीं पाऊंगा अनलेस आई एम इन दिल्ली, एंड दैट्स माय ओनली रिक्वायरमेंट, एंड आई एम अ डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, आई डोंट नो कितने नाम जा रहे हैं क्या, माय सीनियरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ही सेड डन, गो एंड गिव योर कंसेंट। मैंने कंसेंट दे दिया। उस कंसेंट फॉर्म में वो एक कॉलम होता है जिसमें यू टू फिल 2 अदर कोर्ट्स वेयर यू आर विलिंग टू गो, उसको भी मैंने नो लिखा। अच्छा, नो ही लिख दिया आपने? मैंने पूछा, तो मैंने कहा जी मैं नहीं जाने को तैयार हूँ, मैं जज दिल्ली में ठीक हूँ, वकालत में भी दिल्ली में ठीक हूँ। अच्छा। क्योंकि ये पता है कि चीफ जस्टिस जाते हैं यहाँ बाहर, बट उस वक्त तक आपके फैमिली सर्कमस्टेंस डिफरेंट होते हैं, सेटल हो चुके होते हैं। इट्स अ पर्सनलाइज्ड व्यू, कोई और जाना चाहे, मैं उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सो उसको उस तरीके से जज बने, उसको बड़े स्मूथली जाता था। देखिए दिसंबर के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में मेरी कंसेंट ली गई थी फॉर ए वेकेंसी व्हिच अरोज वाज गोइंग टू अराइज इन मार्च। ओह। एंड फर्स्ट वीक ऑफ जून में आई हैड ऑक्यूपाइड द पोस्ट। तो वन ऑफ द वेरी गुड टाइम्स आई एंजॉयड, आई कैन से 10 दिन तक between the chief justice asking me not to appear and my appointment, there was a gap of 10 days. अच्छा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन 10 दिन। मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया, वहाँ उन दिनों इनवाइट आया, मैं यूनिवर्सिटी का लॉयर होता था, तो द डीन इनवाइटेड मी, कॉफी हाउस नया खुल रहा था। अच्छा। मैंने कहा चलते हैं, हमें क्या करना, हमें तो कुछ खाली बैठे हैं। कोई अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहता था चलो अब लंच पे चलते हैं, ये 10 दिन ही है जब इंटरेक्शन भी आराम से हो सकता है। So I used to always say this is changeover of life from one phase to another phase. Okay, that's great. So that way, this is another phase of life post retirement. Okay, sir. He also want to ask, and he also. If I permits, जैसे आपने सजेस्ट किया था जैसे हमने जजमेंट में कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, बट उसका मतलब एक ये भी क्रिटिसिज्म आ सकता है कि मतलब वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो, कभी उसको मतलब पॉलिटिकली टूल बना के मिसयूज भी किया जा सकता है, तो आप उसको कैसे इंश्योर करोगे कि वो देखिए जो काम के लिए वो तो पर्पस फेल कर जाएगा अगर आपने पॉलिटिकल टूल बनाएंगे ना उसको। आफ्टर ऑल साउथ अफ्रीका कितने सालों तक वाज अंडर रूल, वाइट रूल, उन्होंने अपॉइंट करी और करा, तो वो कौन लोग उसको देखेंगे ये इम्पोर्टेंट है। अगर उन लोगों पे फेथ होगा लोगों का तो ये नहीं होगा। ये ऐसे ही जैसे जज है, अगर जज पे आपका फेथ नहीं रहेगा तो आप कैसे उसकी व्यू को मानोगे। जज अगर इंडिपेंडेंट होगा तो आपको ये फीलिंग मिलती। उसी तरह वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में ऐसे लोग थे जो होने चाहिए थे, जो कंप्लीटली इम्पेकेबल कैरेक्टर के थे, इन थोड़े से वाइड स्पेक्ट्रम से आए थे, नॉट इन वन कैटेगरी। ओके। और सर नेक्स्ट जैसे आपने डाइवर्सिटी की बात की कि मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट ज़्यादा आ रही है, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट गाइडलाइंस उनमें उन्होंने कहा कि सिविल जजेस के लिए आपको 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए लोअर कोर्ट में, तो सर वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब इस डाइवर्सिटी में? सो देखिए, जब ये पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। पहले रिस्ट्रिक्शन थी, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, फिर ये हटाया गया क्योंकि ये लगता था कि यंगर लोग जब प्रोफेशन में सेट हो जाते हैं तो जुडिशरी में आना नहीं चाहते। सो द ऑब्जेक्टिव वाज टू
invite people into the judiciary. Over a period of time, terms and conditions of working, monetarily, otherwise, working space improve कर गई काफी judiciary की. लोग opt करते हैं. जब मैंने दिल्ली की रिक्रूटमेंट करी थी तो नेशनल लॉ स्कूल से लोग आए थे. एक गर्ल थी, आई स्टिल रिमेंबर, शी वाज अ बैरिस्टर. सिविल जज लेवल पे उसने एक्सेप्ट करी थी अपॉइंटमेंट. तो जो ये जजमेंट सॉल्व करने की प्रॉब्लम कोशिश करती है. फीलिंग ये हुई कि भाई लोग एग्जाम देने के लिए आपने लॉ करा और आप पढ़ते हैं, आप प्रोफेशन में कोई भी नई एक्टिविटी करते हैं और डायरेक्टली आते हैं, तो कोर्ट का कोई एक्सपोजर नहीं होता. जब वो आके ऑफिस में बैठते हैं तो एक चैलेंज बढ़ता है. जब ओहदे पे बैठते हैं, दे डू नॉट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स एट ऑल. तो ऑब्जेक्टिव ये कि कुछ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग, और फिर आप लेंगे तो बेटर होगा. ये एक पास्ट एक्सपीरियंस से ये फीलिंग आई है कि मे बी इट सर्व द ऑब्जेक्टिव दैट टाइम कि भाई फ्रेश लोगों को इनकरेजमेंट होनी चाहिए. बट आज के दिन ये टर्म पीरियड अगर कुछ काम करके आएंगे तो दे विल बी बेटर ट्यून टू डील विद द जो ओहदा ऑक्यूपाई करते हैं उसको बेटर डील कर सकेंगे. बार से डील करना, हाउ द सिस्टम वर्क्स, instead of merely in academic knowledge, because there's a practical work which is done. Okay. उनका आपको ही पूछना है सर, लास्ट क्वेश्चन सर. अभी हम एक तरफ बात करते हैं साइंटिफिक फैक्चुअल एविडेंस कलेक्ट करने की, और अभी एक रिसेंट केस आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का जिसमें उन्होंने लोअर केसी वर्डिक्ट को डिसमिस कराया, जिसमें एक माइनर का डीएनए टेस्ट करना था. तो वो एक मैट्रिमोनियल इशू था, उसमें उन्होंने डिसमिस कर दिया. तो क्या हम अभी भी कोई रियल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, और एक्चुअल में जो हम कर सकते हैं फैक्चुअल इसमें जैसे डीएनए टेस्टिंग उसको प्रेवलेंट क्यों नहीं करते? बाय ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं. See, I believe scientific investigation is very important. मैं तो कई बार कहता हूँ पुलिस वालों को दिखाना चाहिए जो ये फिल्म्स बनती हैं, how investigation takes place abroad. how डंडे के जोर पे नहीं, इन्वेस्टिगेशन के जोर पे होता है. बट जो आप उदाहरण दे रहे हैं हमें, वो एक ऐसी चीज का है, एक फैमिली लाइफ का उदाहरण है. उसमें क्या है, अगर आप ये परमिट कर देंगे तो द नंबर ऑफ केसेस जो उठेंगे वो कहेंगे जी ये मेरे को, मैं डाउट करता हूँ अपनी वाइफ की फिडेलिटी को, अब आप कराओ डीएनए. सो इट डिस्टर्ब्स द फैमिली इशू. इफ देयर इज एविडेंस अदरवाइज, suppose there is a child, there will be a presumption that within the marriage of the child is your child. If you show evidence otherwise, कि नहीं कोई और चीज, there is material to show that there is some extramarital relationship, वो तो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कोई और मटेरियल नहीं है बट मेरे को सस्पिशन है, अब डीएनए कराओ इसका, तो एक सोशल प्रॉब्लम उठेगा. दैट इज द रीजन इस चीज को पॉसिबली, मैं नॉट रेड द फैक्ट्स बट दिस इज पॉसिबल रीजन, मैं आई नो कि इस तरह के केसेस में इसलिए रोका जाता है इसको. ओके. Actually, the case I am talking about, उसमें था after 4 months the child was born after marriage. So law presume the child will be of the husband only. 4 महीने बाद बच्चा हुआ था, तो जब शादी हुई तो ये तो हो नहीं सकता कि उसको पता नहीं हो. It is the physical formation which will be visible. So वो शादी क्यों करेगा unless he feels कि उसी का बच्चा है. ठीक है, अब बाद में उसका कुछ नहीं बनी तो वो कहेगा ये मेरा बच्चा नहीं है. That is the position. Okay, sir. Then Robert Frost, you are one of the most favorite poets. Yes. Huh? Woods are lovely, deep and dark. I have in both my speeches said he was a favorite of also my principal Mr. Kapoor. Bond school में होते थे, a giant educationist. And I thought the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I think these are very beautiful words for somebody who's seeking to perform a task. That's why I said that when I rested my pen in the Supreme Court, I said I've reached, I can freely roam around in the forest. Okay. और वो आपके बर्थडे से जस्ट एक दिन पहले का था ना, क्रिसमस के दिन? वो क्योंकि मेरी क्रिसमस, मेरी बर्थडे 26 दिसंबर की, which is a Boxing Day, as they say. Okay. क्रिसमस के बाद था, तो क्रिसमस was technically my last working day, but Supreme Court पहले बंद होता है. Okay. तो फेयरवेल वगैरह जब तब हो जाते हैं. तो आप, because unlike a bureaucrat who devotes
whose retirement is on the last day of the month. Judge retires on his date of birth. Oh, So great. your 62nd birthday as a High Court judge or 65th birthday as a High Court judge is the day of your freedom. ओके ग्रेट सर. ओके सर, देन थैंक यू सो मच. Thank you. वैसे Thank you. आजकल पढ़ क्या रहे हो सर? आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो? सब जो भी मिल जाता है पढ़ता रहता हूँ. फिर भी कोई ऐसे कौन नहीं. सी फेवरेट है आपकी? So मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ. मेरे पास बहुत सारी किताबें इस तरह की आती हैं. अब नारिमन ने रोहिंग्टन नारिमन ने किताबें लिखी हैं Constitution के ऊपर? Constitution पे, उस पे लेता हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. उनकी जो हिज नॉलेज ऑफ आई थिंक कंपैरेटिव रिलीजन इज ग्रेट. फिनोमिनल एंड ही कैन हिज मेमोरी सो ही कैन स्पीक. तो उन चीज़ों पे लिख रहे हैं. अभी सो इट कैन बी पॉलिटिकल कमेंट्रीज, इट कैन बी सम. एक ऑथर आया है, forgetting name, वो पीजी वुडहाउस स्टाइल में लिखता है. पीजी वुडहाउस इज अ फेवरेट ऑथर ऑफ माइन. तो उसकी किताब पढ़ने लगा. इस तरह की अलग अलग फील्ड में जो आती, जो भी मिल जाए हिस्ट्री पढ़ता सर? हूँ. हाँ, हिस्टोरिकल वाली भी है. अरुण शौरी की किताबें हैं, मैंने पढ़ी हैं. इस तरह की कई. अभी गोपाल गांधी जी ने बुक रिलीज करी थी, मैं गया था उनकी बुक रिलीज. ओके. हाँ 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 हाँ. उसको पढ़ रहा हूँ बीच में. सो जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे आती है वो भी. बीच में नॉवेल भी पढ़ लेता हूँ. और लिटरेचर फिक्शन में? फिक्शन में जो भी हाथ लग जाए, वो ऐसी बात नहीं है. कभी कभी जाता हूँ, कभी बुक्स देखता हूँ. किसी रिलीजन पे भी होती हैं कई बार. इवोल्यूशन ऑफ हिंदू रिलीजन या ऑन द कंट्री, बुक्स रिटन ऑन व्हाट इट इज देयर. तो जाके बुक शॉप पे जाके अच्छा लगता है देखना करना. डू यू आल्सो लाइक टू राइट हाँ, अपार्ट फ्रॉम जजमेंट्स? अभी आर्बिट्रेशन वगैरह में थोड़ा फंसा हूँ. बट मैं एक कॉफी टेबल बुक मैंने बनवाई है फैमिली की, वो प्रिंट में है. अच्छा अच्छा. इसमें फैमिली हिस्ट्री वगैरह पे है. उसमें फैजल काजी ने लिखी है वो. अच्छा. विद डिस्कशंस विद मी. एक किताब लिख रहा हूँ अपनी जर्नी एज अ जज पे. क्या बात है. विद असिस्टेंस लिख रहा हूँ. मैं सोच रहा था पहले लिखना चाहिए कि नहीं, पर क्योंकि जरूरी है कि फिर मैं कुछ सच लिखूं. और सच नहीं लिखूंगा तो लिखना बेकार है. बट द पब्लिशर्स गॉट आफ्टर मी. वो मेरे रिटायरमेंट के पहले भी मेरे को कांटेक्ट कर चुके थे. दे सेड वी प्रोवाइड ऑल द असिस्टेंस एंड आप लिखिए योर जर्नी एज अ जज, लार्जली एज अ जज इनटू द प्रोफेशन. वो प्रोसेस में चीज. अच्छा, वो आप लिख रहे हो अभी? हाँ, वो हो रहा है अभी. वो तो सो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर. और मैं नेक्स्ट ईयर तक आई थिंक टाइम लगता है थोड़ा. तो सॉरी टू इंटरप्ट. जैसे आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि आज के टाइम पे जैसे न्यूलिबरल एज आ गई है, मैजॉरिटेरियनिज्म है, ऑथोरिटेरियनिज्म अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसकी वजह से रिलीजन पे मतलब क्या फर्क पड़ा है? देखिए, आई थिंक रिलीजन इज पर्सनल बट इट इज इम्पोर्टेंट माय व्यूज, बिकॉज हमको एक गाइडेंस देता है. और क्या है, जब आप सब चीज में फेथ छोड़ दीजिए तो सोसाइटी मटेरियलिस्टिक हो जाती है. तो हमारे देश में एक रिलीजन का रोल हम नेगेटिवली भी देखते हैं, बट एक पॉजिटिवली देखिए उसे. इस देश में गरीबी होने के बावजूद, अलग अलग रिलीजन होने के बावजूद सोसाइटी की डिसरप्शन नहीं हुई. फिर भी चैलेंजेस आई है सोसाइटी में, डिसरप्शन तो नहीं हुई है सोसाइटी. ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली सर. वी आई थिंक एज ए country, Galbraith, who used to be the Indian ambassador many years ago, used to say that India is a functioning anarchy. Oh. And it goes on because possibly it has billions of gods and goddesses which make it go on. Okay, sir. Great example. Okay, sir. Then thank you. Thank you so much. Thank you so much.